हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ की थ्योरी की क्लास देख रहे थे, छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति कंप्लीट हो चुकी है। अब हम छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी के जो सेक्शन बचे हुए हैं, जो चैप्टर बचे हुए हैं, जो चीज़ें बची हुई हैं, सारी चीज़ें एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि ज्योग्राफी से, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास लास्ट टाइम पूछा गया था। और हमारी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इससे भी मिला के 15 क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ज्योग्राफी सब्जेक्ट पुलिस विभाग वालों को बहुत पसंद है और 30 क्वेश्चन तो ये ज्योग्राफी से ही दे देते हैं। तो ज्योग्राफी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और आज हम क्या देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन का पार्ट 2। देखिए, हमने भौतिक विभाजन देखा था, तो जो चीज़ें बची हुई हैं उस चीज़ को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हमारा भौतिक विभाजन कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि पर्वत, पठार और मैदान से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में जरूर आता है और आएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हम नई क्लास शुरू करने से पहले पुरानी क्लास को रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन 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 बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता और रिवीजन ही आपको टॉपर बनाएगा। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा और बार बार अपने दिमाग को बोलना पड़ेगा कि रिवीजन ही है जो मुझे टॉप करा सकता है, टॉपर बना सकता है। चलिए हम लास्ट क्लास को रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा क्या था कि छत्तीसगढ़ को भौतिक रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया था। छत्तीसगढ़ को भौतिक रूप से 4 भागों में कौन 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 से भाग में डिवाइड किया गया था, आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर में। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, महानदी का मैदान और बस्तर या दंडकारण्य का पठार, ये 4 भाग में डिवाइड किया गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि देखिए, कोई भी जो जगह होते हैं, जमीन होती है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रहेंगी। या तो समतल मैदान रहेगा, वो खेत वेत बना देंगे उसको, या तो वहाँ पे पर्वत पठार रहेगा, या तो वहाँ पे क्या रहेगा, जल रहेगा। यही 4-5 चीज़ें होती हैं जो कि ज़मीन में होती हैं। इसके अलावा कुछ होता है क्या? इसके अलावा ज़मीन पे कुछ नहीं होता। देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ घर भी बना है और रोड भी है, वो सारी चीज़ें बहुत छोटे भाग में होती हैं। बाकी बड़े भाग में अगर पूछा जाए तो बड़े भाग में यही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए छत्तीसगढ़ को भौतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। आपको इतना याद रखना है। अब ये 4 भाग बताइए कौन कौन से। पूर्वी बघेलखंड का पठार 16% एरिया कवर करता है। आपको जो ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, ये 16% एरिया कौन कवर करता है? तो पूर्वी बघेलखंड का पठार। जसपुर सावरी पाठ 4.59% को कवर करता है। चार छत्तीसगढ़ का अगर 100% का, छत्तीसगढ़ हमारा 100% है, तो उसका 4% एरिया कौन कवर करते हैं? तो जसपुर सामरी पार्ट कवर करता है। उसके बाद 50% एरिया महानदी का मैदान, बहुत बड़े एरिया पर महानदी का मैदान या विस्तृत है। इसे हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ का बेसिन। उसके बाद बस्तर का दंडकारण्य का पठार, ये कितना एरिया कवर करता है? तो 28.91% एरिया ये कवर करता है। आ गई सारी चीज समझ में आ गई। चलिए आगे। उसके बाद हम क्या कर रहे थे? देखिए, कहाँ पे आए थे हम? पाट प्रदेश में आए थे। पाट प्रदेश में पाट होता क्या है? जिसका जो ऊपरी सतह होता है वो ऊपरी सतह समतल होता है। जिस भी जो भी ऊंची सतह होती है, जैसे पर्वत टाइप का रहेगा, जिसका ऊंचाई वाला जो सतह है, ऊपरी सतह है, वो ऊपरी सतह समतल रहेगा तो वो पाट हो जाएगा। अगर उसका ऊपरी सतह नुकीला रहेगा तो क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा। इतना चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अभी जो सामरी पार्ट में है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं देखिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सामरी पार्ट, ये सामरी पार्ट हो गया, ये जमीर पार्ट हो गया, ये जारंग पार्ट हो गया, यहाँ पे है जसपुर पार्ट और ये मैन पार्ट। इतनी चीज़ें आती हैं ये पार्ट वाले क्षेत्र में। पार्ट प्रदेश जो 4% है, उसमें सामरी पार्ट, जमीर पार्ट, जारंग पार्ट, जसपुर पार्ट और मैन पार्ट आते हैं। अब लोकेशन की बात की जाए कि इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, आपको यहाँ पे अगर जिलों का लोकेशन मैंने तो बताया ही था, आपको भी यहाँ से पता ही चल जाएगा। देखिए, बलरामपुर का कुछ एरिया कवर कर रहा है, जसपुर का पूरा एरिया कवर कर रहा है, इसके अलावा सरगुजा का कुछ एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, तो क्या क्या? बलरामपुर का कुछ क्षेत्र जसपुर सामरी पार्ट में आता है, सरगुजा का कुछ क्षेत्र जसपुर सामरी पार्ट में आता है, और जसपुर जिले का संपूर्ण क्षेत्र जसपुर सामरी पार्ट में आता है। अब ये जो जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश है, वो बना कैसे है? तो मैग्मा और लावा के ठंडा होने से। कैसे? मैग्मा और लावा के ठंडा होने से जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश बना हुआ है। इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो खनिज कौन सा? बॉक्साइट खनिज पाया जाता है।
ये जो जसपुर सामरी पाठ है वो कौन से भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे अगर आप देखेंगे झारखंड हो जाएगा। तो जो झारखंड के आसपास आपको पता होगा, जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो यहाँ पे क्या है, छोटा नागपुर का पठार है। तो छोटा नागपुर का पठार किसे, हमारे जसपुर जो जिला है उससे लगता हुआ है, और यही जो पाठ प्रदेश है वो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पे मिट्टी लैटेराइट, जो जसपुर सामरी पाठ है वहाँ पे लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। भवन निर्माण के लिए यूजफुल है ये। चाय, आलू, टमाटर और लीची अच्छी खासी यहाँ पे पैदावार होती है। आगे उसके बाद मैन पाट, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है या छोटा तिब्बत कहा जाता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय तिब्बतियों को यहाँ पे बसाया गया था। कहाँ पे? मैन पाट में बसाया गया था। यहाँ जो इसकी जो सर्वोच्च ऊंचाई है वो मैन पाट की कितनी है? 1152 मीटर इसकी सर्वोच्च ऊंचाई है। मैन पाट की ऊंचाई कितनी है? 1152 मीटर। उसके बाद यहाँ पे जलप्रपात है। कौन कौन से जलप्रपात है? टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट और मछली पॉइंट। कौन कौन से? टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट और मछली पॉइंट या फिश पॉइंट। खनिज यहाँ पे क्या पाया जाएगा? खनिज यहाँ पे बॉक्साइट। जब भी मैं पाट प्रदेश की बात करूँ, बॉक्साइट। जब भी मैं गोंडवाना प्रदेश की बात करूँ, कोयला। जब भी मैं मध्य क्षेत्र की बात करूं, चूना पत्थर। जब भी मैं साउथ क्षेत्र की बात करूं तो आपको लोहा। इतना चीज़ तो आपको एकदम कॉमन रूप से आनी चाहिए। बाकी अंदर की चीज़ें हम खनिज में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इतनी चीज़ें आती रहेंगी तो आप क्वेश्चन वहाँ पे राइट कर लेंगे। चलिए आगे। खनिज बॉक्साइट। मांड एवं रिहंद नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? मैनपाट से होता है। किसका? मांड एवं रिहंद नदी का उद्गम मैनपाट से। मैनपाट है कहाँ पे? तो सरगुजा जिले में है। ठीक है, तो मांड एवं रिहंद नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैनपाट से होता है। रिहंद नदी जाके सोनगंगा में मिल जाती है। कहाँ? उत्तर की ओर जाती है। और ये मैनपाट से ही तो मांड नदी निकलती है, जो कि किसमें मिल जाती है? महानदी में मिल जाती है। किसमें? महानदी में बाद में मिल जाती है। तो जो मांड नदी है वो दक्षिण की ओर बह रही है और रिहंद नदी उत्तर की ओर बहते हुए सोनगंगा में मिल जाती है। आगे आइए। उसके बाद है जसपुर। जसपुर सामरी पाठ, जसपुर पाठ। ये जो जसपुर पाठ है, मैंने आपको 5 पाठ बताए थे। सामरी पाठ, जमीर पाठ, जारंग पाठ, जसपुर पाठ और मैन पाठ। 5 पाठ बताए थे। उसमें से सबसे बड़ा पाठ कौन सा है? जसपुर पाठ। सबसे बड़ा एवं सबसे लंबा पाठ जसपुर पाठ। जसपुर पाठ में क्या है? फूलों की घाटी। फूलों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सा जगह है? तो जिसे बोलते हैं कि लोरो घाटी। जो जसपुर सामरी पाठ है वहाँ पे लोरो घाटी है। लोरो घाटी फूलों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फूलों के लिए और एक जगह फेमस है, केसकाल घाटी। हमने कल देखा था। केसकाल घाटी कहाँ पे है? तो कोंडा गाँव में है। और जो जसपुर है, जसपुर से 2 नदियाँ निकलती हैं, ईब एवं मैनी नदी। इसको हम नदी चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ से देखते चलिएगा। ईब एवं मैनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जसपुर से होता है। उसके बाद जमीर पाठ। जो जमीर पाठ है वो बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। देखिए, जब भी मैंने पाठ की बात की तो आपको मैंने क्या बोला था? बॉक्साइट याद रखना है। तो जमीर पाठ में बॉक्साइट का मैदान है ना, बॉक्साइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। फिर जारंग पाठ। जारंग पाठ में क्या है? बॉक्साइट का भंडारण बहुत ज़्यादा होता है। आगे आइए। उसके बाद है ये सामरी पाठ, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाठ। सबसे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी भी गौरलाटा सामरी पाठ में आती है। कितनी उसकी ऊंचाई है? तो 1225 मीटर। 1225 मीटर। आपके 2018 के पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची मैंने बता ही दिया, सामरी पाठ का गौरलाटा चोटी। उसके बाद हम कहाँ पे आए थे? दंडकारण्य प्रदेश में आए थे। दंडकारण्य जो प्रदेश है वो छत्तीसगढ़ कितना % एरिया कवर करता है? तो 28% एरिया कवर करता है दंडकारण्य प्रदेश। दंडकारण्य प्रदेश है कहाँ पे? तो आप देखोगे जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी एरिया है, बस्तर संभाग है, उसमें दंडकारण्य प्रदेश फैला हुआ है। तो कौन कौन से? देखिए, संपूर्ण बस्तर संभाग में फैला हुआ है। इसके अलावा मोहिला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी का मोहिला तहसील, केवल मोहिला तहसील है ना, तो ये छोटा सा एरिया यहाँ पे फैला हुआ है। इतनी जगह पे दंडकारण्य प्रदेश फैला हुआ है। इसमें खनिज क्या पाया जाएगा? साउथ की बात हो रही है, चलिए लोहा बोल देते हैं। इसका उद्गम कब हुआ है? तो आर्कियन युग में इसका उद्गम हुआ है। जो दंडकारण्य प्रदेश में जो सेल पाए जाती हैं उनका उद्गम कब हुआ है? तो आर्कियन युग। इसे हम कहाँ पे पढ़े हैं? भूगर्भिक बनावट में पढ़े हैं। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक बनावट में हम इसे पढ़ चुके हैं। आर्कियन युग और धारवाड़ युग की
क्या आर्कियन युग और धारवाड़ युग दोनों शैल समूह की कुछ कुछ जगह पे आर्कियन की पाई जाएंगी और कुछ कुछ जगह पे धारवाड़ की पाई जाएंगी। तो आर्कियन एवं धारवाड़ युग की शैल समूह यहाँ पे पाई जाती है। कहाँ पे? दंडकारण्य प्रदेश की बात हो रही है। उसके बाद दंडकारण्य का पठार। अब मैंने आपको कुछ कुछ लोकेशन बताए थे, क्या क्या लोकेशन बताए थे जल्दी बताइए। ये क्या हो गया? रावघाट माइंस, फिर आरी डोंगरी, फिर गढ़िया, फिर उसके बाद मलाज कुंडम। कांकेर में ये 4 जगह हो जाएंगे। क्या क्या? रावघाट की पहाड़ी, मलाज कुंडम की पहाड़ी, 4 जगह थे। रावघाट की, बोलिएगा, आंख बंद करिए, जल्दी बोलिए। रावघाट की पहाड़ी, आरी डोंगरी की पहाड़ी, गढ़िया पहाड़ी और उसके बाद मलाज कुंडम की पहाड़ी। याद हो गया कांकेर में? फिर से एक बार बोलिए। रावघाट की पहाड़ी, मलाज कुंडम की पहाड़ी, गढ़िया पहाड़ी और आरी डोंगरी की पहाड़ी, चारों याद हो गए। चलिए आगे आइए। ये जो आपको दिख रहा होगा, आँख खोलिए, आँख खोलिए, जल्दी खोलिए आँख। खुल गई आँख? अब बताइए ये क्या है? ये है केशकाल घाटी। हाँ, वही केशकाल जहाँ पे फूल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, केशकाल घाटी कौन से जिले में है? तो कोंडागांव जिले में है। चलिए और आगे आइए। उसके बाद ये क्या था? ये वाला जो जगह है ये अबूझमाड़ पहाड़ी। ठीक है, अबूझमाड़ जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है? नारायणपुर में है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ठो पहाड़ी दिख रही है, ये पहाड़ी इसका नाम क्या है? बैला डीला की पहाड़ी। बैला डीला की पहाड़ी जहाँ पे बहुत सर्वोच्च किस्म का लोहा पाया जाता है। कहाँ, कौन से जिले में है? तो दंतेवाड़ा जिले में है। याद आ रही है? कल आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ोगे तभी देखो उद्धार होगा भाई। ठीक है, मैं नहीं करा सकता उद्धार, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं आपका केवल सपोर्ट कर सकता हूँ। चलिए देखिए, बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा जिले में है। उसके बाद और आगे आइए, ये है, यहाँ पे है बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा। ये तीनों जिले के कुछ कुछ क्षेत्र मिल के बस्तर के पठार का निर्माण कर रहे थे। बस्तर का कुछ क्षेत्र, दंतेवाड़ा जिले का कुछ क्षेत्र और सुकमा जिले का कुछ क्षेत्र, ये तीनों जिले के कुछ कुछ क्षेत्र मिला के बस्तर के पठार का निर्माण कर रहे थे। तो जो बस्तर का पठार है वो किससे बना हुआ है? तो बस्तर के कुछ क्षेत्रों से, दंतेवाड़ा के कुछ क्षेत्र और सुकमा के कुछ क्षेत्रों से मिला के बस्तर का पठार बना हुआ है। अब बस्तर का मैदान किससे बना हुआ है? तो बीजापुर जिले का कुछ क्षेत्र और सुकमा जिले का कुछ क्षेत्र, ये दोनों जिले का कुछ कुछ क्षेत्र मिला के क्या बना हुआ है? तो बस्तर का मैदान बना हुआ है। आगे, रावघाट की पहाड़ी। रावघाट की पहाड़ी कांकेर जिले में है। लौह अयस्क जो यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है। और ये जो लौह अयस्क पाया जाता है भिलाई स्टील प्लांट को दे देता है। और ये राम मंदिर में अभी यूज भी किया जा रहा है, आपको इतना याद रखना है। उसके बाद गढ़िया पहाड़। गढ़िया पहाड़ कांकेर जिले में और गढ़िया महोत्सव मनाया जाता है। देखिए, गढ़िया जो पहाड़ है वो कांकेर जिले में है और गढ़िया महोत्सव भी वही जो गढ़िया पहाड़ में मनाया जाता है। फिर आरी डोंगरी की पहाड़ी। आरी डोंगरी की पहाड़ी है कहाँ पे? तो कहाँ पे है ये? कांकेर जिले में है। और आली डोंगरी की पहाड़ी में लौह अयस्क पाया जाता है। उसके बाद मलाज कुंडम की पहाड़ी, चारों जगह है, मैंने आपको बताया चारों जगह है। कहाँ पे? कांकेर में है। मलाज कुंडम की पहाड़ी से दूध नदी का उद्गम होता है और मलाज कुंडम जलप्रपात भी है। कौन सी नदी पे है? तो सीधी सी बात है, दूध नदी पे मलाज कुंडम जलप्रपात भी है। आइए, उसके बाद है केशकाल। बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पे 12 मोड़ है। यहाँ पे तेलिन घाटी है। कहाँ पे? केशकाल घाटी में। तेलिन घाटी में तेलिन माता मंदिर है और वहाँ पे महोत्सव मनाया जाता है। और केशकाल घाटी में को हम लोग फूलों की घाटी भी बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर का पठार। छत्तीसगढ़ का मैदान यहाँ पे हो गया और ये बस्तर का पठार हो गया। दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है? केशकाल घाटी। मतलब अगर आपको रायपुर से बस्तर जाना है तो आपको केशकाल घाटी होके जाना पड़ेगा। घाटी में 12 मोड़ जो है, 12 मोड़ ऐसे आपको मुड़ना पड़ेगा 12 बार। ठीक है, ये हो गया केशकाल घाटी। आगे आइए, उसके बाद लास्ट बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी कौन सी जिले में है? दंतेवाड़ा जिले में है। बैलाडीला की जो चोटी है, सर्वोच्च चोटी, या फिर बस्तर या फिर दंडकारण्य पठार की सर्वोच्च चोटी जो है वो है नंदीराज चोटी। देखिए, दंडकारण्य पठार की सर्वोच्च चोटी अगर पूछेगा तब आपको बोलना है नंदीराज चोटी 1210 मीटर। अगर छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तब आपको सामरी पाट का गौरलाटा याद रखना है, 1225 मीटर याद रखना है। ठीक है, तो जो नंदीराज चोटी है छत्तीसगढ़ की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, उसके बाद और आगे आइए, जो बैलाडीला का लौह अयस्क है वो सर्वोच्च किस्म का लौह अयस्क है। हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है और जो लौह अयस्क होते हैं वो कार्बन के बेस पे डिवाइड किया जाता है, आपको पता ही है। उसके बाद ये जो लौह अयस्क है इसको विशाखापट्टनम बंदरगाह से फिर हम लोग इसको जापान को
सीधा सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं। जापान वाले लोग अपने यहाँ पे कार वार बनाते रहते हैं। इससे हमारे बैलाडीला के जो लोहा मिलता है उसे जापानी लोग कार बनाते हैं, फिर हम लोग कार खरीदते हैं वही कार को। उसके बाद जो ये बैलाडीला की पहाड़ी है वो पुरानी शैलों से निर्मित हुई है। किससे? पुरानी शैलों से निर्मित हुई है, और ये आर्कियन एवं धारवाड़ शैलों से निर्मित हुई है। इतनी चीज़ें आपको, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब इसको बार बार ऐसे पढ़ते जाएंगे, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं पूछ लूँ तो गलती तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पेपर में यही आएगा, इससे बाहर आएगा नहीं दोस्त, पढ़ लो। उसके बाद है अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर जिले में है, और अबूझमाड़ की पहाड़ी में सर्वोच्च किस्म के सागौन पाए जाते हैं। ये जो सर्वोच्च किस्म के सागौन पाए जाते हैं वो कौन सी घाटी में है? तो खुरसेल घाटी में पाए जाते हैं। उसके बाद अबूझमाड़ में अबूझमाड़िया जनजाति पाई जाती है, और यहाँ पे दवा दवा की वर्षा होती है, भयंकर वर्षा होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ की चेरा पूंजी भी इसे कहा जाता है। सर्वाधिक वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में, कितना? 187 सेंटीमीटर यहाँ पे एक बार बारिश हुई थी। ठीक है, तो सर्वोच्च वर्षा जो है कहाँ पे होती है? अबूझमाड़ में होती है। अबूझमाड़ कौन से जिले में है? तो नारायणपुर जिले में है। इतनी चीज़ें हम लास्ट क्लास में बात किए थे, सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। अगर नहीं याद हुई एक बार और पढ़िए, बस एक बार, याद तो हो ही जाएंगी। और आगे तो चलिए आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं। हमने क्या देखा? छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन 4 भाग में हो गया। पहले 2 भाग हमने देख लिए, पाट प्रदेश 4% एरिया की बात कर लिए। उसके बाद हमने देखा दंडकारण्य पठार के बारे में बात किए, ये हो गया 28% एरिया कवर कर लिया। अब आज हम जो बात करने वाले हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में बात करेंगे। पूर्वी बघेलखंड का पठार और छत्तीसगढ़ का मैदान की बात करेंगे। ये हो जाएगा 50% एरिया कवर करेगा, और ये 16% एरिया कवर करेगा। ये दोनों की बात आज हम करने वाले हैं। ये दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, एक बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आपको हमेशा पढ़ने की, जब आपको ज़िंदगी में पढ़ने की दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन एक बार पढ़िए अच्छे से। चलिए, यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। ये पर्वत है पूरा, जिसके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसकी तो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही होंगी उसकी बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे है मध्य प्रदेश राज्य, हमारे छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है ना, मध्य प्रदेश राज्य। ये है यहाँ पे पर्वत श्रृंखला, और कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो आपको दिख रहा होगा विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी? विंध्याचल पर्वतमाला। अब हम आज किसकी बात करने वाले हैं? पूर्वी बघेलखंड के पठार की। तो जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है वो एक्चुअल में, ये जो आपको दिख रहा है एरिया, ये सारा एरिया, ये पूरा किस में आता है? तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। पूरा एरिया किस में आता है? पूर्वी बघेलखंड के पठार में आता है। देखिए, बघेलखंड का पठार पूरा है, लेकिन हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो पूरे पूर्व में आता है, इसलिए हमारा छत्तीसगढ़ जो एरिया हो जाएगा वो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है बघेलखंड हो जाएगा, और हमारा छत्तीसगढ़ पूर्व में है, इसलिए पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आएगा। और आगे अच्छे से देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हो गया बघेलखंड, बघेलखंड हो गया, छत्तीसगढ़ पूर्व में है, इसलिए पहले हम लोग एक बात यहाँ पे ये पाट प्रदेश को कट कर देते हैं। चल भाई, तेरा काम हो चुका है। अब हम इसकी बारे में बात करेंगे केवल, है ना। आज हम जो इसके बारे में बात करने वाले हैं, पहली बात देखिए, थोड़ा सा लोकेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? कैमूर पर्वत श्रृंखला है, और यहीं पे है क्या चीज़? देवगढ़ की पहाड़ी। क्या क्या मैंने आपको क्या बोला? ये हो गया कैमूर पर्वत श्रृंखला, कैमूर पर्वत श्रृंखला, और ये हो गया क्या? देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ चांग भकार की पहाड़ी, चांग भकार या फिर देवगढ़ चांग भकार की पहाड़ी, आपको याद रखना है। चांग भकार की पहाड़ी हो गई। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देवगढ़ चांग भकार की पहाड़ी हो गई, और ये कैमूर पर्वत श्रृंखला हो गया। इसके अलावा भी हम कुछ बात करेंगे, हाँ बात करेंगे। यहाँ पे है रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी? रामगढ़ की पहाड़ी, और इसको तो हम बहुत ध्यान से देखने वाले हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत बार बना है। ये हो गया रामगढ़ की पहाड़ी। क्या हो गया? रामगढ़ की पहाड़ी। चलिए, आज हम इसके बारे में, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए,
ये जो पर्वत आपको दिखे हैं यहाँ से हम खत्म करते हैं, और ये हो गया पूर्वी बघेलखंड का पठार लोकेशन आपको पता चला क्या? देखिए ये हो गया कैमूर पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे ऐसे ही पर्वत फैले हुए हैं, और ये जो वाला एरिया दिख रहा है वो चांग मखार देवकर की पहाड़ी है, और जो हमारा देखिए बघेलखंड का पठार के पूर्वी क्षेत्र में आता है। तो ये सारी जो चीज जो जगह आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये सारे जो जगह है वो पूरे बघेलखंड में आएगी, लेकिन हमारा जो छत्तीसगढ़ है पूर्वी क्षेत्र में है, इसलिए पूर्वी बघेलखंड का पठार हम पढ़ने वाले हैं। अपने छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे, बाहर की बात हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब आप लोकेशन देखिए कौन कौन से जिले में ये फैला हुआ है। तो कोरिया जिला, पहले हम एमसीबी देख लेते हैं। एमसीबी ये हो गया यहाँ पे एमसीबी, फिर यहाँ पे हो गया कोरिया, फिर यहाँ पे सूरजपुर, उसके बाद बलरामपुर का भी कुछ जगह है। बलरामपुर का जो सामरी पार्ट वाला एरिया है वो जसपुर पार्ट में आता है, लेकिन बाकी बलरामपुर का जो एरिया है वो पूर्वी बघेलखंड के पठार में आता है, ठीक है। सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा का कुछ जगह है, और इसके अलावा कोरबा। ये जो जिले हैं वो पूर्वी बघेलखंड के पठार में आते हैं। किसमें? पूर्वी बघेलखंड के पठार में आते हैं। एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और कोरबा, ये सारी चीज़ें पूर्वी बघेलखंड के पठार में आती है। बाकी मैंने आपको पर्वत बता दिया है, अब इसके बारे में जितने पर्वत हैं उनको डिटेल में देखने वाले हैं। अब यहाँ पे मुझे और कुछ चीज़ बताइए, और सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। यहाँ पे सेल कैसी पाई जाएंगी, जल्दी बताइए। यहाँ पे कौन से क्रम की सेल पाई जाएंगी? क्या बोलोगे आप? गोंडवाना नाम मैंने बोला था ना आपको, गोंडवाना सेल। गोंडवाना सेल में पाया क्या जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, ठीक है, कोयला पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे मिट्टी क्या पाई जाएगी? लाल पीली मिट्टी। बस इतनी चीजें हमें याद रखनी है। तो हमने क्या देखा? पहला जो पर्वत श्रृंखला है देवगढ़ चांगभकार की पहाड़ी, पहला देवगढ़ चांगभकार की पहाड़ी कौन कौन से जिले में है? तो आपको मैंने बताया क्या नाम, कोरिया और एमसीबी, 2 जिलों पे है ये। और इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना है कि जो इसकी सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है? देवगढ़ है ना। तो जो इसकी सर्वोच्च चोटी है वो देवगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। कितनी? 1033 मीटर। बस आपको देवगढ़ चांगभकार की पहाड़ी में इतना याद रखना है। देवगढ़ चांगभकार की पहाड़ी कोरिया और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में फैला हुआ है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है देवगढ़ की चोटी, 1033 मीटर में इसकी ऊंचाई है। और दूसरी चीज एक और मैंने बताई थी आपको, वो क्या चीज थी? कैमूर पर्वत श्रृंखला। अभी जो कैमूर पर्वत श्रृंखला वो कौन से जिले में है? तो वो भी आपको पता ही है। एमसीबी, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कोरिया, ये 2 जिलों में फैला हुआ है। देखिए जो मैं जिले का नाम बता रहा हूँ, आप इसको नहीं याद करेंगे, इतना जल्दी याद होता नहीं है, नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको इतना बस पता होना चाहिए कि है कहाँ पे, इसके आसपास में। आपको अगर मैं बोलूँ कि चांगभकार की पहाड़ी कहाँ है, तो आपको याद आना चाहिए कोरिया साइड में है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैमूर पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तो आपको याद आना चाहिए, ठीक है, उत्तर साइड में है, लेकिन कहीं पे है ये। इतना याद है ना, उतने में अपना काम हो जाएगा। आपको याद नहीं रखना, लेकिन हाँ ऐसा नहीं याद रखना है कि हाँ आपको याद ही नहीं आ रहा है यार, बिलासपुर में है, अगर मैं आपसे बिलासपुर बोल रहा हूँ तो बिलासपुर में भी हाँ कर दे, वैसे नहीं करना है। बस आपको इतना याद रखना है कि उत्तरी भाग में है, ठीक है। तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कोरिया जिले में ये फैला हुआ है, ठीक है। और ये किसका भाग है? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। किसका? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। चलिए कैमूर पर्वत श्रृंखला में हमें इतना याद रखना था कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कोरिया जिले में ये फैला हुआ है, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ये भाग है। और देवगढ़ की जो पहाड़ी है वो कौन सी? देवगढ़ चांगभकार की जो पहाड़ी है वो कोरिया और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में फैली हुई है, और देवगढ़ इसकी सर्वोच्च चोटी है 1033 मीटर। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रामगढ़ की पहाड़ी। ये क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी।
रामगढ़ की पहाड़ी। बस इतना ही हमें पूर्वी बघेलखंड के पठार में याद करना था। क्या क्या? चांग बखार, देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रृंखला और रामगढ़ की पहाड़ी। ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। रामगढ़ की पहाड़ी है कहाँ पे? तो ये सरगुजा जिले में है। कहाँ पे? सरगुजा जिले में। अब ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है वो किसका भाग है पूछता है, कईयों बार पूछा गया है। तो रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है, ये का भाग है। देखिए अब आपको यहाँ पे डाउट हो गया होगा। डाउट ये हुआ होगा कि क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये किसका कौन भाग हो जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये हो गई सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ऐसे ऐसे फिर यहाँ पे ऐसे टूटा, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे फैली रहती है बहुत बड़े एरिया में पर्वत श्रृंखला। इसका नाम रख दिए क्या? रामगढ़ की पहाड़ी। इसका नाम रामगढ़ की पहाड़ी रख दिए। इसका मैकल पर्वत श्रृंखला रख दिए। इसका राम कुमार यादव रख दिए। इसका जॉनी लीवर रख दिए। ऐसे अलग अलग नाम रख देते हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग नाम रख देते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी है तो हम रामगढ़ की पहाड़ी पढ़ेंगे। फिर मैकल श्रृंखला है तो मैकल श्रृंखला पढ़ेंगे। अभी हम राम कुमार यादव इन लोगों को किसी को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे ये काम के नहीं है। राम कुमार यादव मैं केवल आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नाम भी है, ठीक है। लेकिन हाँ, रामगढ़ की पहाड़ी है। अब रामगढ़ की पहाड़ी पे आ जाइए। रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बहुत बड़ी एरिया में फैली हुई है, इसके पहाड़ियों का अलग अलग नाम है। उसमें से है एक रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है, ठीक है। चीज़ें याद हो रही हैं क्या? और आगे आइए। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं। पहले के टाइम में आपको पता ही है कि लोग गुफाओं में रहा करते थे। ये गुफा, ये गुफा, ये गुफा, ऐसे लोग गुफाओं में रहा करते थे। इसमें बहुत फेमस फेमस गुफाएं हैं, जैसे कि सीता बेंगरा की गुफा। जितनी मैं गुफाओं के नाम बोलूँगा आपको हमेशा याद रखना है और बार बार याद करना है, क्योंकि यहाँ से तो हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बनेगा, ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन बनेगा, और हमारे संस्कृति से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है इसमें कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। तो हर जगह पर्यटन से भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 3-4 टॉपिक एक ही जगह से क्वेश्चन बनना है। तो रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में है। सीता बेंगरा की गुफा है। जोगी मारा की गुफा है यहाँ पे, यही रामगढ़ की पहाड़ी में जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखते जाइए, एक हो गया सीता बेंगरा की गुफा, एक हो गई जोगी मारा की गुफा, एक हो गई लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, ऐसे ही बहुत सारी गुफाएं हैं। लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, 3 गुफाएं हो गई। यहाँ पे जो ये गुफाएं हुए हैं, ये जो गुफा है, इन गुफाओं की खोज किसने की? तो गुफा की खोज किसने की थी? किसने किया? 1848 में कर्नल आउंसले। कौन? कर्नल आउंसले ने इसकी खोज की थी। पूछ लेता है कई बार कि जो रामगढ़ की पहाड़ी पे जो गुफाएं हैं, या फिर रामगढ़ की पहाड़ी की खोज किसने की थी? सबसे पहले ये गुफाओं के बारे में किसने बताया? तो कर्नल आउंसले ने बताया। 1848 में इसकी गुफाओं की खोज किया था इन्होंने। ये जो गुफाएं हैं, यहाँ ये जो गुफाएं हैं, इनको विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला बोला जाता है। क्या? जो गुफा है ये, यहाँ पे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, मतलब यहाँ पे पहले नाटक हुआ करता था। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। प्राचीनतम नाट्यशाला, सोच सकती है मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। और पूरे विश्व का प्राचीनतम सबसे पहले नाट्यशाला हमारे छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ी, जो कि सरगुजा में है, वहाँ पे होता था, ठीक है। तो प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ पे? रामगढ़ की पहाड़ी में। याद हुआ? और आगे आइए। ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है, बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे कालिदास आए थे। कौन? कालिदास आए थे और मेघदूतम की रचना की थी। अपने जो उनकी जो मेघदूतम रचना है, मेघदूतम रचना में उन्होंने रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में बताया है कि जो कालिदास हैं, कालिदास हमारे छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने अपनी मेघदूतम की रचना में रामगढ़ की जो पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी में जो नाट्यशालाएं हैं, इनके बारे में मेघदूतम रचना में बताया है, ठीक है। याद क्या रखना है आपको कि जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं के बारे में कालिदास ने अपने मेघदूतम जो उनकी रचना है उसमें बताया है। हमारे रामगढ़ की पहाड़ी में जो गुफाएं स्थित हैं, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और
जोगीमारा गुफाओं के बारे में कौन बताया है? कालिदास ने अपने मेघदूतम रचना में बताया है। उसके बाद यहाँ पे एक और नाम आते हैं जो कि जिनका नाम है भरत मुनि, और भरत मुनि ने भी एक नाट्य शास्त्र की रचना की थी। कौन? भरत मुनि। भरत मुनि किसकी रचना करते हैं? नाट्य शास्त्र की। और नाट्य शास्त्र की जब रचना करते हैं तो उन्होंने यही रामगढ़ पहाड़ी का उल्लेख किया है। तो कालिदास ने मेघदूतम में इसका उल्लेख किया और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख किया है। इसके अलावा यहाँ जो ये गुफा है, इस गुफा में देवदत्त, इसका देवदत्त और सुत्तनुखा सुत्तनुका की प्रेम गाथा का वर्णन है। किसका? देखिए यहाँ पे हो गया दिल इन लोग का। देवदत्त और सुत्तनुका की प्रेम गाथा का वर्णन देखिए, ये यहाँ पे इन लोग ये कुछ कुछ लिखे हैं। ये जो अपनी प्रेम में देखिए क्या आपको कुछ समझ आ रहा है क्या? अभी आपको तो केवल आई लव यू समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही लिखा हुआ है। ये लोग उस टाइम पे प्राचीन काल में ऐसे कुछ कुछ जो भी लिखे होंगे, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, तो वो अपनी इनकी जो प्रेम गाथा है उसको लिखा गया था। ये देखिए ये गुफा है, ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी पे ही एक जगह है जिसमें ये गुफा है। ठीक है, ये गुफा में ऐसा लिखा हुआ मिला है। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? तो देवदत्त और सुत्तनुका की प्रेम गाथा है, यहाँ पे की प्रेम गाथा का वर्णन है। और एक चीज और याद रखिए कि यहाँ पे एक हाथी पोल जगह है। क्या? हाथी पोल। हाथी पोल जगह होता क्या है कि जो हाथी पोल है यहाँ पे ये सुरंग जैसे है, यहाँ पे हाथी ऐसे ही जा सकता है, ऐसे ही जा सकता है। ठीक है, हाथी खड़े खड़े जा सकता है, इसलिए जो सुरंग है इसका नाम पड़ गया है हाथी पोल गुफा। बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है, एक बार फिर से इसे पढ़ेंगे। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगीमारा 3 गुफाएं हैं रामगढ़ की पहाड़ी में। इसकी खोज करता थे कर्नल औंसले। 1848 में इसकी खोज किए। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पे कालिदास आए थे और मेघदूतम की रचना की थी उन्होंने रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में। जो यहाँ पे गुफाएं हैं उनके बारे में उल्लेख किया है। भरत मुनि ने यहाँ पे नाट्यशास्त्र में जो यहाँ पे गुफाएं हैं उन गुफाओं के बारे में बताया है। और ये जो गुफा है उसमें देवदत्त और सुत्तनुका की प्रेम गाथा का वर्णन है, इनकी लव स्टोरी का वर्णन है। सीधी सी बात है, यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है वो स्टोरी है इन लोग की। हमें एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, तो ये सूरजपुर है। यहाँ पे क्या है? सूरजपुर। और सूरजपुर में एक पहाड़ी है सीता लेखनी की पहाड़ी। अब ये ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए क्योंकि अभी ना राम भगवान से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं हमारे इंडिया में, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं सीता माता का उल्लेख हुआ है। और सीता लेखनी की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है? तो सूरजपुर जिले में है। सूरजपुर जिले में है ये पहाड़ी है। ठीक है, सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर जिले में है। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे सीता माता ने कुछ लिखा था। तो किसमें? सीता लेखनी की जो पहाड़ी है वहाँ पे सीता माता ने कुछ लिखा था। किसने? सीता माता ने लिखा है कुछ। आया समझ? आ गया, चलिए आगे। अब आज का जो हमारा टॉपिक, दूसरा टॉपिक है, वो लास्ट टॉपिक है, वो है छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान या छत्तीसगढ़ का बेसिन। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम महानदी बेसिन। महानदी बेसिन, या फिर इसे ही हम बोलते हैं क्या? राज्य का हृदय स्थल। राज्य का हृदय स्थल, या फिर इसे ही हम बोलते हैं मध्य भारत का धान का कटोरा। मध्य भारत का धान का कटोरा। बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें बोली जाती हैं। क्या क्या? छत्तीसगढ़ का मैदान, या फिर महानदी बेसिन, या फिर मध्य भारत का धान का कटोरा, या फिर राज्य का हृदय स्थल। कितने परसेंट एरिया में फैला हुआ है? तो 50% एरिया पे ये फैला हुआ है। बहुत बड़े एरिया में, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला एरिया, ये इतने एरिया में क्या फैला हुआ है? छत्तीसगढ़ का मैदान, या महानदी बेसिन, या फिर राज्य का हृदय स्थल जिसे बोलते हैं, और या फिर मध्य भारत का धान का कटोरा। जो इसकी आकृति है वो थोड़ी सी कैसी है? पंखे की शेप की, जैसे ऐसे पंखा होता है ऐसे, वैसी टाइप की। तो जिसकी आकृति है, आकृति, वो आकृति कैसी है? चापाकार या पंखाकार।
ये पंखाकार है ना। देखिए एक पंखा का ये हो गया, एक इधर गया, एक इधर गया, पंखा बन गया। हाँ, ये पंखा बन गया, घूम रहा है। तो इसकी आकृति कैसी हो गई? चापाकार हो गई। ठीक है। अब इसका जो लोकेशन है, लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन, इसका लोकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे ये फैला हुआ है छत्तीसगढ़ का मैदान। आपको याद रखना है क्या क्या? बिलासपुर संभाग में जो भी जिले आते हैं, मैक्सिमम जिले, ठीक है, बिलासपुर संभाग में जो भी जिले आते हैं सभी लगभग, बिलासपुर संभाग हो गया, 3 संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग। ये तो जो 3 संभाग हैं, इनके जो जिले आते हैं, सारे जिलों में क्या फैला हुआ है? तो छत्तीसगढ़ का मैदान फैला हुआ है, या फिर महानदी बेसिन फैला हुआ है, या फिर राज्य का हृदय स्थल फैला हुआ है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको अलग अलग बताते रहूँगा। क्यों बताते रहूँगा? जो जो वर्ड यूज होते रहेंगे। यहाँ पे बेसिन, अब बेसिन का मतलब आपको नहीं पता होगा, ये बेसिन होता क्या है। देखिए जैसे अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ शिवनाथ बेसिन, ठीक है, एक नदी हो गई हमारे यहाँ की शिवनाथ बेसिन। ये यहाँ पे हो गया शिवनाथ नदी, ये नदी है। अब यहाँ से थोड़ा सा पानी आ गया, इस नदी में मिल गया, ये हमारी शिवनाथ नदी मेन वाली, ये ब्रांच यहाँ पे है। उसके बाद एक नदी, छोटी सी नदी यहाँ से आगे मिल गई, एक छोटी सी नदी यहाँ से आगे मिल गई, एक छोटी सी नदी यहाँ से आगे मिल गई, एक छोटी सी नदी इसमें ऐसे मिल गई, एक छोटी सी नदी ऐसे ऐसे मिलते जा रही हैं, मिलते जा रही हैं, मिलते जा रही हैं, मिलते जा रही हैं। देखिए सारी नदियाँ मिल रही हैं, ये इससे ऐसे करके मिलती जाती हैं। तो जितने भी जगह का देखिए, यहाँ का पानी जो भी है वो इस नदी में आएगा, यहाँ का पानी जो है इस नदी में आएगा, यहाँ का पानी इस नदी में आएगा। तो जितने क्षेत्र का पानी इस शिवनाथ नदी में आ रहा है, मैं फिर से सुनिएगा, जितने क्षेत्र का पानी इस शिवनाथ नदी में आ रहा है वो हो जाएगा शिवनाथ बेसिन। आया समझ में? ऐसे ही हम बात करते हैं महानदी बेसिन। महानदी बेसिन, महानदी का उद्गम ये धमतरी सिहावा से यहाँ से हो गया। लेकिन आप देखेंगे जो शिवनाथ नदी है वो शिवनाथ नदी महानदी मिल जाती है, वैसे ही जो यहाँ पे हसदेव नदी है वो भी मिल जाती है। तो जितनी नदियाँ हैं सारी नदियाँ किसे मिल जाती हैं? महानदी मिल जाती हैं। इसलिए पूरे भाग को हम महानदी बेसिन बोलते हैं। आ गया समझ में? आ जाना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आप 50% एरिया कवर कर रहे हैं, और 50% एरिया तो कोई कवर ही नहीं करता है। जो पूर्वी बघेलखंड का पठार था वो 16% एरिया कवर कर रहा था, जसपुर सामरी पाठ था वो 4% एरिया कवर कर रहा था, दंडकारण्य का जो पठार था वो 28% एरिया कवर कर रहा था, और महानदी जो बेसिन है वो 50% एरिया कवर कर रहा है। 50% एरिया कवर कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है ये, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश। चार भागों में हमने डिवाइड किया, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का मैदान है। अब जल्दी बताइए कि यहाँ पे चट्टानें कौन से क्रम की पाई जाती हैं? याद आ रहा है भूगर्भिक बनावट में हमने देखा था कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? तो कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और जहाँ पे कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पे क्या पाया जाएगा? चूना पत्थर। कौन सा खनिज? चूना पत्थर यहाँ पे खनिज पाया जाएगा। यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है? याद है? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी पूरे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, और यहाँ पे मध्य भाग में तो पाई ही जाएगी, इसलिए तो यहाँ पे धान होता है। लाल पीली मिट्टी, और कुछ कुछ जगह पे मैंने बताया था आपको काली मिट्टी भी मिलती है। तो लाल पीली मिट्टी एवं काली मिट्टी यहाँ पे मुख्यतः मिलती है। अब आगे स्लाइड में चलते हैं। अब हम लोग ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान है इसको एक बार डायग्राम बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो मैदान है इसमें फैला क्या क्या है, कौन कौन से पर्वत पठार आते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये मैदान है, ये पूरा छत्तीसगढ़ हो गया। ये मान लीजिए ये पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया, ये जसपुर सामरी पाठ हो गया, और यहाँ पे हो गया क्या? दंडकारण्य का पठार। और ये जो बीच वाला एरिया दिख रहा है ये हो गया छत्तीसगढ़ का मैदान। अब हम महानदी बेसिन की बात करने वाले हैं। तो जो महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान है इसके पश्चिमी एरिया में आप जाओगे, पश्चिम क्षेत्र में, यहाँ पे तो राजनांदगांव जिला आपको पता ही है। राजनांदगांव जो जिला है या फिर छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे ये जो पर्वत आपको मैंने बना के दिखाया है ये पर्वत है मैकल पर्वत श्रेणी। कौन सा? मैकल पर्वत श्रेणी। उसके बाद सारी चीज़ें हम डिटेल में और पढ़ेंगे।
उसके बाद है यहाँ पे पेंड्रा लोरमी का पठार, किसका? पेंड्रा पठार। उसके बाद यहाँ पे है बलौदा बाजार। अब बलौदा बाजार में एक पहाड़ी है छाता पहाड़ी, कौन सी? छाता पहाड़ी। उसके बाद यहाँ पे है धमतरी, और धमतरी में है सिहावा पर्वत, कौन सा पर्वत? सिहावा पर्वत। और यहाँ पे है छोरी उदयपुर की पहाड़ी, कौन सी? छोरी उदयपुर की पहाड़ी। इतनी पहाड़ियाँ हम पढ़ने वाले हैं। चलिए एक बार फिर से, ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा, जो 4 पहाड़ी मैंने बनाया है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लंबी सीरीज है, श्रृंखला है। उस श्रृंखला का नाम क्या है? मैकल पर्वत श्रृंखला हो गई। उसके बाद मैंने ये 3 यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। ये क्या है एक्चुअल में? ये है पेंड्रा लोरमी का पठार। उसके बाद ये क्या है? ये है छोरी उदयपुर की पहाड़ी। ये क्या है? छाता पहाड़ी। ये क्या है? सिहावा पर्वत। और यहाँ पे तो क्या है? ये मैकल पर्वत श्रेणी। एक बार फिर से चलिए लिखिए जल्दी से, मैकल पर्वत श्रेणी। हम मैदान की बात कर रहे हैं, अब आते हैं थोड़ा सा डीप में। मैकल पर्वत श्रेणी, यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? मैकल पर्वत श्रेणी। इसके अलावा पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार। तीसरा क्या था? छोरी उदयपुर की पहाड़ी, छोरी उदयपुर की पहाड़ी। और चौथा क्या था? छाता पहाड़। और पांचवा क्या था? सिहावा पर्वत। कौन सा पर्वत? सिहावा पर्वत। इतने पर्वत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं लास्ट में, ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या हमने देखा? मैकल पर्वत श्रृंखला, मैकल पर्वत श्रृंखला देखा। मैकल पर्वत श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। हम पहले इमेज की बात करते हैं, जो हमने सबसे पहली इमेज देखी थी। ये इमेज जो आपको दिख रही होगी, ये आपको जो दिख रहा है ये है क्या? मैकल पर्वत श्रृंखला। राजनांदगांव से लेके आप अगर देखेंगे तो गोरिल्ला पिंडरा मरवाही तक, ये देखिए आपको दिख रहा होगा क्या? गोरिल्ला पिंडरा मरवाही, यहाँ तक क्या फैला हुआ है? तो ये मैकल पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। कौन सी श्रृंखला? मैकल पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। चलिए आगे आइए। मैकल पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो राजनांदगांव से लेके राजनांदगांव, देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है, मैंने पहले इसलिए आपको जिले का मैप बताया था। अगर आपको जिले का मैप पता होगा तो राजनांदगांव, उसके ऊपर में क्या था? खैरागढ़ छुई का धनगंडई जिला, उसके ऊपर में क्या था? कवर्धा जिला था, उसके ऊपर में क्या था? गोरिल्ला पिंडरा मरवाही, मुंगेली था, उसके बाद गोरिल्ला पिंडरा मरवाही था। यही जिलों पे क्या फैला हुआ है? मैकल पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो राजनांदगांव, खैरागढ़ छुई का धनगंडई, कवर्धा, मुंगेली, और इसके अलावा गोरिल्ला पिंडरा मरवाही, इन जिलों तक क्या विस्तृत है, क्या फैला हुआ है? तो मैकल पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में है, देखिए आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा होगा, और इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, इधर नॉर्थ उत्तर है, यहाँ पे साउथ है। पश्चिमी भाग में, तो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में ये फैला हुआ है। आया समझ? चलिए और आगे आइए। उसके बाद जो मैकल पर्वत श्रृंखला है, जो छत्तीसगढ़ की पश्चिमी दिशा पर भाग जो फैला हुआ है, वो किसका भाग है? तो मैंने अभी आपको कुछ ही टाइम पहले बताया था कि ये हो गया सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बहुत सारी ऐसी जो श्रृंखला है, श्रृंखला क्या होती है? श्रृंखला मतलब सीरीज होती है। तो ऐसे छोटे 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 बहुत सारे पर्वत श्रृंखला आती हैं, लेकिन जो मेन उसका नाम है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो गया। तो एक हो गई था रामगढ़ की पहाड़ी, है ना, एक रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में हो गई, लेकिन एक पहाड़ी है मैकल पर्वत श्रृंखला। ये जो मैकल पर्वत श्रृंखला है वो हो गई किसका भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत बहुत पर्वत श्रृंखलाएं आएंगी, उसमें से एक रामगढ़ की पहाड़ी और एक मैकल पर्वत श्रृंखला। तो किसका भाग है ये? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ये भाग है। और आगे आइए, जो इसकी सर्वोच्च चोटी है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैकल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च जो चोटी है वो है बदरगढ़। उसका नाम क्या है? बदरगढ़ की चोटी। इसकी बदरगढ़ की चोटी, इस कितना इसकी ऊंचाई है? तो 1176 मीटर। कितना? 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखना है
कि देखिए, अभी हम जब जलवायु पढ़ेंगे, कल जलवायु पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि होता क्या है कि जब मानसून ऐसे आता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, मैकल पर्वत श्रृंखला, तो यहाँ पे मानसून को रोक देता है। जो अरब सागर की साइड से मानसून आता है तो उसको रोक देता है, रोक देता है। तो यहाँ पे जो कवर्धा वाला एरिया हो गया और राजनांदगांव वाला एरिया, इधर साइड में थोड़ा सा बारिश कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कम बारिश होती है। तो क्यों कम बारिश होती है? क्योंकि ये मानसून को रोक देता है मैकल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो मैकल पर्वत श्रृंखला के वृष्टि छाया प्रदेश कौन कौन से हो जाएंगे? इसके वृष्टि छाया प्रदेश में कौन से हो जाएंगे? तो कवर्धा हो जाएगा। जो जो जिले से लगते हुए हैं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी बारिश कम होती है। मेन कवर्धा, कवर्धा में काफ़ी कम बारिश होती है। सबसे कम बारिश कवर्धा में इसीलिए होती है क्योंकि ये मैकल पर्वत श्रृंखला बीच में आ जाता है, रोक देते हैं, ठीक है। अगर ये ना रोके तो यहाँ पे अच्छे से अरब जो सागर की मानसून आती है उससे भी बारिश हो, और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उससे भी बारिश हो, और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा बारिश हो, लेकिन ये रोक देता है मैकल पर्वत श्रृंखला। अब आपको एक चीज़ बस और याद रखना है मैकल पर्वत श्रृंखला के बारे में। क्या क्या यहाँ पे कुछ कुछ चोटियाँ हैं, जो जो फेमस चोटियाँ हैं। कौन कौन सी फेमस चोटी है? एक है कंदावनी की पहाड़ी, कंदावनी की पहाड़ी, कंदावनी की पहाड़ी, ये कहाँ पे है? यही जो मैकल पर्वत श्रृंखला है इसी में ही है कंदावनी की पहाड़ी। कंदावनी की पहाड़ी जो है वो है कवर्धा में। जब हम नदी पढ़ेंगे तो ये पहाड़ियों का उल्लेख होगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। कंदावनी की पहाड़ी जो है वो कहाँ पे है? कवर्धा जिले में है। उसके अलावा कुल्हारी की पहाड़ी, कुल्हारी की पहाड़ी, ये कहाँ पे है? तो ये राजनांदगांव जिले में है, राजनांदगांव जिले में है। इसके अलावा एक है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। किसकी? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। प्रज्ञागिरी की जो पहाड़ी है ये भी राजनांदगांव जिले में है। इसका उल्लेख मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम नदियों में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। नदियों में जब पढ़ेंगे तो कंदावानी की पहाड़ी कहाँ पे है? कवर्धा में है। कुल्हारी की पहाड़ी राजनांदगांव में है। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी कहाँ पे है? राजनांदगांव में है। अभी याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद हो गई। चलिए एक बार फिर से, मैकल पर्वत श्रृंखला राजनांदगांव, खैरागढ़, श्रीकदनगंडई जिला, कवर्धा, मुंगेली और गुरेला पिंडरा मरवाही जिला हो गया। यहाँ पे फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। बदरगढ़ इसकी सर्वोच्च चोटी है, 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसका जो वृष्टि छाया क्षेत्र है वो कवर्धा है, मुंगेली है, ऐसे ये सारे जिले में आ जाते हैं। वृष्टि छाया मतलब ये जो मैकल पर्वत श्रृंखला है वो रोक देता है, इसलिए यहाँ पे बारिश कम होती है। इसके अलावा कंदावनी की पहाड़ी, क से कंदावनी और क से कवर्धा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। कुल्हारी, कुल्हारी हारी री रा, राजनांदगांव कुल्हारी है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। और प्रज्ञागिरी, ये भी गिरी और यहाँ पे रा, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ आप याद कर सकते हैं। कुल्हारी की जो पहाड़ी है वो राजनांदगांव, और प्रज्ञागिरी की जो पहाड़ी है वो भी राजनांदगांव में है। बस इतना। चलिए आगे। उसके बाद हमने दूसरा देखा था पेंड्रा लोरमी का पठार। चलिए जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। पेंड्रा लोरमी का पठार, ये पेंड्रा लोरमी का जो पठार है हुआ क्या है पता है? नहीं पता। चलिए, ये है मैकल पर्वत श्रृंखला। मैकल पर्वत श्रृंखला का ही विभाजन हो जाता है और यहाँ पे बन जाता है पेंड्रा लोरमी का पठार। मैकल पर्वत श्रृंखला का ही विच्छेदन हो जाता है और ये बन जाता है पेंड्रा लोरमी का पठार, ठीक है। तो मैकल पर्वत श्रृंखला का ही भाग है ये पेंड्रा लोरमी का पठार। आया समझ? चलिए, ये कौन कौन से जिले में फैला हुआ है? तो ये हो गया पेंड्रा गोरेला मरवाही, जिसे हम बोलते हैं जीपीएम, जीपीएम जिला हो गया, और मुंगेली जिला हो गया, और कोरबा जिला है ना। आसपास देखिए, अगर आप देखेंगे, आपको जिले का लोकेशन पता होगा तो आपको पता चल जाएगा। गुरेला पिंडरा मरवाही, मुंगेली और कोरबा, 3 जिलों में ये फैला हुआ है। इसके अलावा क्या और क्या पूछेगा? जो इसकी सर्वोच्च चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी पूछ सकता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है पेंड्रा लोरमी पठार की, वो है पलमागढ़ की चोटी। कौन सी? पलमागढ़ की चोटी, पलमागढ़ की चोटी, पलमा चोटी जिसे हम बोलते हैं। पलमा चोटी कितनी इसकी हाइट है? तो 1080 मीटर
इसकी ऊंचाई है। और इसकी जो सेकंड हाईएस्ट चोटी है, सेकंड हाईएस्ट जो चोटी है वो है लाफागढ़ की चोटी। किसकी? लाफागढ़ की चोटी। लाफागढ़ की जो चोटी है वो है कहाँ पे? तो कोरबा जिले में है। और लाफागढ़ को बोला क्या जाता है? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे बोला जाता है? लाफागढ़ को बोला जाता है। इतना चीजें हो गई। चलिए एक बार फिर से, पिंडल और मेगा पठार, गुरिल्ला पिंडा मरवाही, मुंगेली और कोरबा जिले में, है ना। यहाँ पे ये हो जाता है। ऐसे ही हमारा छत्तीसगढ़ का, हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैप बनाए थे, मध्य भारत की बात, मध्य छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे। पिंडल और मेगा पठार गुरला पिंडा मरवाही, मुंगेली और कोरबा 3 जिलों में फैला हुआ है। सर्वोच्च चोटी पलमागढ़ की चोटी है 1080 मीटर। और लाफागढ़ की जो सेकंड हाइस्ट चोटी है पिंडल उर्मी पठार में, सेकंड हाइस्ट चोटी है वो लाफागढ़ की चोटी है। इसकी ऊंचाई मत याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि कौन से जिले में है? तो कोरबा जिले में है। इसे छत्तीसगढ़ का चैतुरगढ़ चित्तौड़ कहा जाता है। उसके बाद और आगे आइए, हमने यहाँ पे छाता पहाड़ बनाया था। कौन सा? छाता पहाड़। चलिए छाता पहाड़, ये सब छोटे छोटे हैं बाकी। छाता पहाड़, छाता पहाड़ है कहाँ पे? बलौदा बाजार में। कहाँ पे? बलौदा बाजार में। और यहाँ पे गुरु घासीदास, किसका? बाबा गुरु घासीदास जी का, बाबा गुरु घासीदास जी का, दास जी जी का तीर्थ स्थल है। ठीक है, बस। और कुछ याद करना है क्या? नहीं याद करना है। छाता पहाड़, देखिए छाता पहाड़ अभी इमेज वो न्यूज़ में भी आया था, एक छाता पहाड़ ऐसी पहाड़ बना हुआ, आप यूट्यूब अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक ऐसे बना हुआ था, वहाँ पे बाबा गुरु घासीदास बहुत टाइम तक रहे थे। ठीक है, एक पहाड़ है, पहाड़ के नीचे ऐसे ऐसे पत्थर है, पत्थर के नीचे थोड़ा सा जगह है, वहाँ पे रहे थे। तो वो है कहाँ पे? बड़ौदा बाजार में है। और बाबा गुरु घासीदास जी का तीर्थ स्थल है छाता पहाड़। उसके बाद हमने क्या देखा था? सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत का पूर्व नाम इसे क्या बोला जाता था? तो सिहावा पर्वत को क्या बोला जाता था? सुक्तिमती। कौन से जिले में है ये? तो धमतरी जिले में है। सिहावा पर्वत सुक्तिमती से पहले बोला जाता था और ये धमतरी जिले में है। और सिहावा पर्वत से ही, सिहावा पर्वत में ही एक है श्रृंगी ऋषि का आश्रम। किसका? श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। और यहीं से क्या होता है? तो यहाँ से महानदी का उद्गम होता है। किसका? महानदी का उद्गम होता है। महानदी का उद्गम होता है। और यही जो सिहावा पर्वत है, यहीं पे एक मेला लगता है, कर्णेश्वर महादेव मेला। कर्णेश्वर महादेव मेला। कर्णेश्वर महादेव मंदिर भी है और यहाँ पे मेला भी लगता है। तो कर्णेश्वर महादेव मंदिर आप याद कर लीजिए, तो मेला अपने आप याद हो ही जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं। छाता पहाड़ बलौदा बाजार जिले में है, बाबा गुरु घासीदास जी का तीर्थ स्थल है यहाँ पे। उसके बाद सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत में ये सुक्तमती इसका पुराना नाम है और ये धमतरी जिले में है। और श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, यहाँ से महानदी का उद्गम होता है। और कर्णेश्वर महादेव मंदिर है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? तो धमतरी जिले में है और सिहावा पर्वत के पास में, यहीं पे मेला लगता है। अब अब हम लास्ट पढ़ेंगे। हमने एक और देखा था पहाड़ी, क्या नाम था उसका? छुरी उदयपुर की पहाड़ी। छुरी उदयपुर की पहाड़ी। अरे यार, देखिए अभी भी आवाज़ आ रही है। आजकल मैं इसीलिए, देखिए आप लोग को जो वीडियो थोड़ा सा लेट बन रहा है, मैं अभी कितने बज रहे हैं? 12:38 हो रहे हैं रात में। ठीक है, अभी मैं वीडियो आपको इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ पे बहुत दिन भर शोर होता है, तो मुझे रात में वीडियो बनाना पड़ रहा है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। अब अगर मैं छुरी की बात करूं तो छुरी कुसगई, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा छुरी कुसगई। और छुरी कुसगई को बाहरेंद्र साहब बनवाते हैं। कौन बनवाता है? बाहरेंद्र साहब बनवाते हैं। तो जो छुरी कुसगई है वो है कहाँ पे? तो कोरबा जिले में है। तो छुरी कहाँ पे है? कोरबा जिले में। और उदयपुर कहाँ पे है? ये है रायगढ़ जिले में। छुरी कोरबा जिले में है, उदयपुर रायगढ़ जिले में। मतलब छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है कहाँ कहाँ पे फैली हुई है?
तो कोरबा और रायगढ़ जिले में, कोरबा और रायगढ़ जिले में ये फैली हुई है। और कोरबा है मतलब सीधी सी बात है, कोरबा में क्या है, बहुत सारा कोयला मिलता है, यहाँ पे बहुत सारा कोयला मिलेगा। बस हमें इतना ही याद करना था इसमें। अब आगे कुछ कुछ मैदान है, कुछ कुछ मैदान हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, ना करेंगे तो भी चलेगा। देखिए ये छत्तीसगढ़ का, मध्य छत्तीसगढ़ की बारे में बात हो रही है। तो जो मध्य छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा वाला जो जगह है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऊपरी उच्च भूमि बोलते हैं। ऊपरी, आप याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऊपरी उच्च भूमि बोलते हैं इसे। और जो ये बालोद, दुर्ग, रायपुर, धमतरी ये वाला जो जगह है, इसे हम बोलते हैं निचली उच्च भूमि, निचली उच्च भूमि। ऐसा बोल क्यों रहे हैं, कोई तो लॉजिक होना चाहिए। देखिए यहाँ थोड़ा सा ऊंचाई ज़्यादा है तो यहाँ से कुछ कुछ नदियाँ ऐसी निकलती हैं, ऐसे ही आप धमतरी से देखेंगे नदियाँ निकलेगी, ऐसे कुछ कुछ दुर्ग से छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, बालोद से, है ना। तो इसलिए इसे उच्च भूमि बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि में क्या क्या आता है, गरियाबंद और महासमुंद। जो पूर्वी उच्च भूमि है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो गरियाबंद और महासमुंद। और इधर तो आपको पता ही है कि मैकल राजा भैया है, ठीक है, तो मैकल इधर हो गया। तो ऊपरी उच्च भूमि में बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ वाला जो जगह है वो ऊपरी जो उच्च भूमि में आता है। निचली उच्च भूमि में क्या क्या आता है, धमतरी, बालोद ये वाला जो जगह है वो आएगा। और पूर्वी उच्च भूमि में आपको गरियाबंद, महासमुंद का याद रखना है नाम, ठीक है। चलिए एक बार फिर से क्लास को रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद एंड करेंगे। चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं, ज़्यादा टाइम हो गया है। पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो आज की क्लास की हमने शुरुआत कैसे किया था, छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन के, जो कि हम लास्ट क्लास में देखे थे, वो दो टाइप के बारे में हमने बात कर लिया था। पाठ प्रदेश एवं दंडकारण के पठार के बारे में हमने बात किया था। पाठ प्रदेश 4% और दंडकारण प्रदेश वो 28% में फैला हुआ है। पूर्वी बघेलखंड के पठार और छत्तीसगढ़ के मैदान के पठार के बारे में आज हमने बात की, छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में आज हमने बात किया है। पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है वो 16% एरिया में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो 50% एरिया में फैला हुआ है। देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है। अब जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है इसमें भी आप यहाँ पे देखेंगे ये है एमपी का जो जगह है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ये जो एरिया है बघेलखंड का पठार है, ये हमारा छत्तीसगढ़ पूर्व में आता है, इसलिए पूर्वी बघेलखंड का पठार हो जाता है। यहाँ पे आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला दिख रहा होगा। विंध्याचल पर्वत जो श्रृंखला है सीधी सी बात है बहुत लंबी दूर तक फैली रहेगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ये ग्रीन कलर मैंने अभी किया है, ये कैमूर पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही भाग हो जाता है कैमूर पर्वत श्रृंखला। उसके बाद मैंने आपको बताया था देवगढ़ चांग भकार की पहाड़ी। देवगढ़ चांग भकार की पहाड़ी ये कहाँ पे फैला हुआ है, तो कोरिया और सूरजपुर जिले में फैला हुआ, नहीं सॉरी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया जिले पे फैला हुआ है देवगढ़ चांग भकार की पहाड़ी। आगे आप यहाँ पे देखेंगे आपको जो दिख रहा होगा ये है मैकल पर्वत श्रृंखला। चलिए डिटेल में देखते हैं इसको एक बार। देवगढ़ चांग भकार की पहाड़ी ये आपको दिख रहा होगा, देवगढ़ चांग भकार की पहाड़ी ये आपको दिख रहा होगा क्या, कोरी कैमूर पर्वत श्रृंखला। अब पूर्वी बघेलखंड की पठार की बात करते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार कौन कौन से जिले में है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और कोरबा, इतने जिलों में पूर्वी बघेलखंड का पठार फैला हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे समझ में आ जाएगा। अभी जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसमें हम कौन कौन से पर्वत की बात करने वाले हैं, देवगढ़ चांग भकार की पहाड़ी कौन कौन से जिले में फैला हुआ है, तो कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में फैला हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी 1033 मीटर है। इसके अलावा कैमूर पर्वत श्रृंखला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया जिले पर फैला हुआ है और ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। इसके अलावा हमने देखा ही था पूर्वी बघेलखंड का पठार है, सीधी सी बात है यहाँ पे क्या मिलेगा, गोंडवाना सेल समूह मिलेंगी, सीधी सी बात है गोंडवाना सेल समूह मिलेंगे तो कोयला मिलेगा और यहाँ की मिट्टी लाल पीली मिट्टी है। उसके बाद हम आए कहाँ पे, रामगढ़ की पहाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, सरगुजा जिले में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरगुजा, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। अब इसमें हम क्या क्या देख रहे थे, जो रामगढ़ की पहाड़ी है उसमें बहुत सारी गुफाएं हैं। कौन कौन सी गुफाएं, सीता बेंगरा गुफा, जोगी बारा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। ये जो गुफाएं हैं इनकी खोज की करते हैं कर्नल औंसले 1848 में। ये जो गुफाएं हैं ये विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है और इसमें किसका वर्णन किया गया है, जो देवदत्त और सुत्तनुका की प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है।
और कालिदास आए थे, कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी, और ये जो नाट्यशाला है, जो गुफाएं हैं, इनके बारे में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा भरत मुनि ने भी अपने नाट्यशास्त्र में ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है इसका उल्लेख किया है। यहाँ पे आप लव स्टोरी देख सकते हैं। आगे अब है छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान को हम महानदी बेसिन बोलते हैं, राज्य का हृदय स्थल बोलते हैं, मध्य भारत का धान का कटोरा बोलते हैं। 50% एरिया में ये फैला हुआ है। आकृति इसकी चापाकार एवं पंखाकार है। इसका जो लोकेशन है वो 3 संभाग में फैला हुआ है, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग, ये 3 संभाग में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदान। फिर यहाँ पे कडप्पा शैल समूह मिलते हैं, चूना पत्थर के यहाँ पे, चूना पत्थर यहाँ पे कडप्पा शैल समूह है, सीधी बात है चूना पत्थर मिलेगा। और यहाँ मिट्टी लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी पाई जाती है। आगे इसके बाद हमने बात किया था क्या, मैकल पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है पेंड्रा लोरमी का पठार, और यहाँ पे है छुरी उदयपुर की पहाड़ी, यहाँ पे है छाता पहाड़, और ये है सिहावा पर्वत। इतने पर्वत हैं छत्तीसगढ़ के मैदान वाले भाग में। देखिए हम मैदान पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी बाकी जो जगह है, ये जो जगह आपको दिख रहा होगा, ये सारी जगह पे मैदान है। ठीक है, ये सारे जगह पे मैदान है, लेकिन मैदान में भी पर्वत है। देखिए मैदान है लेकिन यहाँ पे पर्वत, तो पर्वत के बारे में हम देख लेंगे। मैदान में तो कुछ हमें पढ़ना है नहीं। अब मैकल पर्वत श्रृंखला। मैकल पर्वत श्रृंखला राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखतन, जिला, कवर्धा, मुंगेली और गुरेला पेंड्रा मरवाही जिला, इतने में फैला हुआ है मैकल पर्वत श्रृंखला। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ये भाग है। इसकी सर्वोच्च चोटी बदरगढ़ है, 1176 मीटर। इसके वृष्टिछाया क्षेत्र में कवर्धा जिला आता है। इसके अलावा जो मैकल पर्वत श्रृंखला है, इसमें कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि कंदावनी की पहाड़ी कवर्धा जिले में है, कुल्हारी की पहाड़ी राजनांदगांव जिले में है, और प्रज्ञागिरी की पहाड़ी राजनांदगांव जिले में है। उसके बाद पिंडरा लोरमी का पठार। पिंडरा लोरमी का पठार मैकल पर्वत श्रृंखला से ही उसके विच्छेदन के फलस्वरूप पिंडरा लोरमी का पठार का निर्माण हुआ है। पिंडरा लोरमी का जो पठार है वो कौन कौन से जिले में फैला हुआ है? तो पिंडरा और मुंगेली और कोरबा, ये 3 जिलों में वो फैला हुआ है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो पलमागढ़ की चोटी है, 1080 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसकी जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो लाफागढ़ है, कोरबा में है ना। और जो लाफागढ़ है उसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। उसके बाद है छाता पहाड़। छाता पहाड़ बलौदाबाजार जिले में है, बाबा गुरु घासीदास जी का तीर्थ स्थल है। फिर सिहावा पर्वत सुक्तिमती इसका पुराना नाम है, धमतरी जिले में है। और श्रृंगी ऋषि किसका, सिहावा जो पर्वत है उसमें श्रृंगी ऋषि का आश्रम रहता है, वहीं से तो महानदी का उद्गम होता है। और कर्णेश्वर महादेव मंदिर यहीं पे है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर पे ही कर्णेश्वर महादेव मेला लगता है। अब लास्ट स्लाइड, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। छुरी कोरबा में है और उदयपुर रायगढ़ में है। ये यहाँ से बन जाता है, कोरबा और रायगढ़ में ये स्थित है। उसके अलावा ऊपरी उच्च भूमि, निचली उच्च भूमि, पूर्वी और पश्चिमी, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और हाँ, अगर क्लास आपने इतनी लेट तक और इतनी पेशेंस के साथ देखा है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और जैसे देखिए कभी बीच बीच में ऐड आता है, वो जो ऐड आता है तो उसको हो सके तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के 1 मिनट 2 मिनट जो भी रहता है उसको पूरा देख लीजिए करिए। उससे थोड़ा सा मुझे फ़ायदा हो जाएगा, मेरे लिए पर्सनली फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके लिए धन्यवाद। चलिए बाय।